हेलो साथियों, कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए, अभी तक जो है हमने इस मैकेनिक्स वाले पोर्शन के अंदर 11th वाले पोर्शन में से डायमेंशंस वाले टॉपिक वगैरह सारे कर लिए। लास्ट टाइम तक हम जो है वो काइनेमेटिक्स भी कर चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन भी कर चुके हैं। देन उसके बाद में रिलेटिव मोशन भी कर चुके हैं। रिलेटिव मोशन के बाद में मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी जो है तीनों नियम करा लिए थे। तीनों में से एक नियम मैंने बोला नहीं था। थर्ड नियम जो क्या था, वो एक्शन रिएक्शन फोर्स, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो। तो उसमें क्या था, उसके अंदर सीधी सीधी बात है, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि प्रत्येक क्रिया की एक जो है विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें, इसको बताने की जरूरत भी नहीं है। बस सिंपल सी बात है कि आप किसी पे फोर्स लगा रहे हैं तो उतना ही फोर्स आप पे वापस लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई थी हमारी कल या फिर पिछले जो भी हमारा वीडियो लेक्चर था वहां तक। ठीक है, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है कि इससे जो है एक क्वेश्चन आपको लगभग लगभग एग्जाम में मिल जाता है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम से। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम, अभी हम जो फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे वो किसके पढ़ेंगे, विदाउट फ्रिक्शन। अभी हम जो पढ़ने वाले वो क्या है, विदाउट फ्रिक्शन, यानी कि जब घर्षण नहीं हो उस केस में क्या होगा। और इससे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा या लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि घर्षण के साथ जो है वो कैसे हम इक्वेशन सोल्व करेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। एक बार अगर आप इसको समझ लोगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, और एक बार नहीं समझ पाए तो फिर ये भूलते ही रहोगे और चलता ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा होता है इसका, अगर समझ लेते हो तो। इक्वेशन बनाना अगर आ जाती है तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, 1 सेकंड में आप उसका आंसर निकाल दोगे। 1 सेकंड मतलब 1 मिनट में आप उसका आंसर निकाल दोगे ना। आप क्वेश्चन देखते हो उससे डरोगे नहीं। नॉर्मली क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चन से अक्सर ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन उसको छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि वो समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो इसमें न्यूटन की गति का द्वितीय नियम जो है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, वो लगेगा, जो हमें क्या डिफाइन करता है, F इक्वल टू एम ए। अब मैं F इक्वल टू एम ए लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि F इक्वल टू, जैसे ही मैंने एम ए लिखा, इसका मतलब है कि इन वाले केस में डीएम कितना ले रहा हूँ मैं, 0 ले रहा हूँ, यानी कि चेंज इन मास कितना है, 0। अब जितने भी केस हम पढ़ेंगे उसमें चेंज इन मास कितना होगा, 0, क्योंकि नॉर्मल जो अपनी रियल लाइफ होती है उसके अंदर मास में चेंजेस वाला केस नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहला केस तो ये। दूसरा क्या है, दूसरा जो थर्ड नियम है, प्रत्येक क्रिया की क्या होती है, एक प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला। तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर एक बल इस तरफ लग रहा है 1 2, तो इसका मतलब होगा कि एक बल क्या होगा, 2 1 भी लगेगा। इन दो रूल्स को अपने को ध्यान में रखना है और इससे आपके सारे के सारे फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इससे हम इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन कितना है, तो उसके लिए हम टोटल मिला के यहाँ क्या लिखूंगा मैं, नेट फोर्स है ना, कि उस सिस्टम पर कुल बल यानी कि नेट फोर्स कितना होता है उसकी बात। ठीक है, इन दोनों का हम यूज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट एक एक करके समझते जाना। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले कि अगर, फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट कंसेप्ट इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले अलग पेन से, ताकि आपको थोड़ा दिमाग में रहेगा कि अगर ये अर्थ सरफेस है या कोई भी सरफेस है ना, कोई भी सरफेस है, उसके ऊपर अगर सपोज कर लीजिए कोई मास m पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट क्या है, एक फोर्स यहां आएगा, उसे हम कहेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या कहेंगे, कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, दूसरा क्या कह सकते हैं, इसको नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल फोर्स, यानी कि संपर्क बल या अभिलंब बल। हिंदी में कहेंगे तो क्या होगा, संपर्क बल, दूसरा कह सकते हैं अभिलंब बल। ठीक है, ये क्या होगा, नाम से ही पता है, कॉन्टेक्ट संपर्क, यानी कि जहां पे भी दो सतह आपस में संपर्क में आ रही है तो वहां क्या लगेगा, ये बल लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा, तो हमेशा ध्यान रखो, ये बल इस तरह से लगेगा, ये होगा हमेशा सतह से लंबवत बाहर की ओर, ऊपर की ओर, है ना। सतह से लंबवत ऊपर की ओर जो बल लगेगा वो यहाँ क्यों लगेगा, क्योंकि आप देखिए एक बल क्या लगेगा नीचे की ओर, ग्रेविटेशन फोर्स, जो क्या होगा, mg होगा ही होगा। अब इस mg को सेटिस्फाई, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, अगर थर्ड नियम क्या कह रहा है हमारा, थर्ड नियम ये कह रहा है कि, अच्छा एक चीज इसके लिए लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्या है, यह हमेशा हमेशा संपर्क सतह के लंबवत लगता है, बस ये इंपॉर्टेंट है, लंबवत लगता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। क्या लगता है, परपेंडिकुलर। लंबवत का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर।
किसके परपेंडिकुलर? जो भी आपका सरफेस है उस सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर लगेगा ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये इस तरफ नीचे mg है तो ये संपर्क सतह है तो इसके परपेंडिकुलर क्या लगेगा, ऊपर की ओर ये फोर्स लगेगा जिसे हम n कहेंगे। ये क्या है हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स। ये पहला केस। तो ये कब हो गया, जब संपर्क सतह की हम बात कर रहे हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये वाला फोर्स कब लग सकता है कि सपोज करिए इस तरह से एक ब्लॉक पड़ा है वो m1 द्रव्यमान का है, इसके पास एक और ब्लॉक पड़ा है जो m2 द्रव्यमान का है, तो इसका मतलब दोनों सतह हो रही है ना, ठीक है। एक नॉर्मल फोर्स ये वाला हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये सतह है दोनों आपस में क्या हो रही है, टच हो रही है। इधर से आप फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, एक कॉन्टेक्ट फोर्स। ये इस पे कितना लगाएगा, एन फोर्स लगाता है, सपोज करिए n1 कह देते हैं क्योंकि एन हम इधर मान रहे हैं, ये n1 लगा रहा है तो इसका मतलब ये भी किस पे लगाएगा, इस पे n1 लगाएगा। किससे, सेकेंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। तो एक चीज आप ये ध्यान रखिए, ये भी क्या है एक तरह का, ये डायग्राम बनाते रहिए ताकि आपको क्या होगा कि जब भी आपको क्वेश्चन में कराऊंगा तो उसको आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे भी कॉन्टेक्ट हो रहा है वहां क्या होगा, इस तरह से फोर्स लगेगा। अब यहाँ ध्यान क्या देने वाली बात है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, आपको जब इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप क्या करो, जहां हो रही है वहां दो तीर के निशान बना दो, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब मुझे बताइए कि अगर मैं इस पे बल देखना चाहूं, है ना, इस पे अगर मैं बल देखना चाहूं तो इस पे नॉर्मल बल किधर लग रहा है, जिस तरफ एरो का निशान जा रहा है उस तरफ बल की डायरेक्शन होगी। दिमाग में क्या रखोगे, जिस तरफ एरो जा रहा है उस तरफ क्या होगी, बल इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। एरो किस तरफ जा रहा है तो इस तरफ देखिए। अगर मैं अगर कहना चाहूं कि m1 के द्वारा m2 पर लगने वाला बल, m1 के द्वारा कौन लगा रहा है, m1 m2 पे बल लगा रहा है, तो कौन सा दिख रहा है आपको, ये एरो का निशान क्या कर रहा है, इधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, m1 m2 पे बल लगा रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। ये इसका मतलब क्या है कि m1 जो है वो m2 पे फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब अभी आपको इसका फिगर डायग्राम बनाना है, तो मैंने पूछ लिया m2 पे बल कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, ये इस तरह से, ठीक है। ये कौन सा है, m1 द्वारा m2 पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा अब m2 m1 पे कितना लगा रहा है, तो m2 m1 पे लगा रहा है, तो देखिए आप m1 पे कौन सा लग रहा है, ये देखो, ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन वाला, ये m2 m1 पे लगा रहा है क्योंकि डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। तो इसका मतलब आप किसी चीज को धक्का दोगे वही तो फोर्स लगा रहा हुआ ना, धक्का किधर दोगे, आगे की तरफ दोगे ना, आगे की तरफ दोगे, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई, ऐसे। तो इसका मतलब मैं मान लीजिए m1 हूं, मेरे सामने कोई दूसरा खड़ा है वो m2 है, मुझे इस पे बल लगाना तो कैसे होगा, ये डायरेक्शन। तो m1 के द्वारा m2 पे बल ये हो गया, m2 द्वारा m1 पे बल तो कौन सा होगा, ये वाला, और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया करने में यही नियम कहता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। पहली चीज, अगर कॉन्ट्रैक्ट में है अर्थ सरफेस के तो mg नीचे की ओर लग रहा है और अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, संपर्क के लंबवत। तो देखिए ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, किसके, ये सतह है इसके, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर हुआ ना, ये भी इसके क्या है, सतह है तो इसके परपेंडिकुलर हुआ। तो ये चीज समझ में आ गई। तो जहां पे भी संपर्क हो रहा है वहां पे ये केस रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो क्या होगा, है ना। अगर मैं बात करूं कुल मिला के, अगर किसी भी इक्वेशन में जाएंगे तो जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो हमेशा किसके बराबर होगा, वो होगा ma के बराबर। किसके होगा, ma के बराबर, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि इस पे मैंने एक बल लगाया, कितना, F बल लगाया, ठीक है। इस F बल की वजह से ये इस तरफ गति करने लग गई। किधर लगाया मैंने, इसकी तरफ से, यहाँ से एक F बल लगाया, यहाँ छोड़िए इसको, यहाँ लिख देता हूँ कि मैंने इधर से एक F बल लगाया, उसकी वजह से क्या करना, गति करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अब गति करना अगर मान लीजिए प्रारंभ करते हैं तो कुल मिला के पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, a होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा पूरे के पूरे सिस्टम को, तो पूरे के पूरे सिस्टम का द्रव्यमान कितना है, कितना होगा ये क्या, रिजल्टेंट द्रव्यमान। तो यहाँ मैं लिखना चाहूंगा तो S इक्वल टू क्या लिखूंगा, m1 प्लस m2। पूरे के पूरे द्रव्यमान का एक्सेलरेशन क्या होगा, इक्वल होगा। तो F, चलो सदिश फॉर्म तो रहने देते क्योंकि हमने डायरेक्शन पहले कंसीडर कर रखी है, एक ही है, ठीक है, लीनियर मोशन है इसलिए। तो F हो गया, तो F के इक्वल टू अगर मैं देखना चाहूँ वहां से इसको इक्वेशन को, तो क्या होगा, ma, F बराबर ma। तो m हमारे पास क्या है, m1 प्लस m2, टोटल मास हो गया। एक्सेलरेशन क्या है, इस पूरे के पूरे जो सिस्टम है, इस पूरे के पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, a होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये जिस स्पीड से जा रहा है, या मान लीजिए स्टेबल था, स्टेबल के बाद में इसने कोई भी स्पीड पकड़ी हुई, तो ये भी तो उसी स्पीड से जा रहा है। तो इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन मिला के क्या होगा, सेम होगा। मास दोनों का अलग अलग हो सकता है, इस पे लगने वाला फोर्स अलग अलग हो सकता है, वो हम निकाल लेंगे। तो कंसेप्ट क्या है, पहला कंसेप्ट,
कॉन्टेक्ट फोर्स, एक तो अर्थ सरफेस है तो अर्थ जो भी सरफेस है उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। दो बॉडी अगर संपर्क में है, एक दूसरे के टच हो रखी है, तो जहां टच हो रखी है वो संपर्क जो सतह होगी उस पर क्या होगा, कॉन्टेक्ट फोर्स होगा। कौन सा, ये वाला। दोनों की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ लग रहा है तो इक्वल होगी। दो तीर के निशान बना दो, जिस तरफ तीर जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ये इस पे बल लगा रहा है, इधर आ रहा है इसका मतलब ये इस पे बल लगा रहा है, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। समझ में आ गया। या कह सकते हैं कि जिधर तीर का निशान है उस पर बल लग रहा है, तो इधर तीर का निशान इसका मतलब M2 पे लग रहा है, इधर इसका मतलब M1 पे लग रहा है, जैसे ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। आगे समझ में। चलिए तीसरा कंसेप्ट क्या होगा इक्वेशन सोल्व करने का, हमेशा अगर कोई सिस्टम एक गति कर रहा है तो उस गति में उसका रिजल्टेंट अगर एक्सेलरेशन a है तो फोर्स क्या होगा, a में होगा, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन बनाता हूं मैं एक दो, उसके बाद आप इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट था, ये समझ में आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए कंसेप्ट लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हो तो जब पॉज करके आप लिख लीजिए, क्योंकि हमारे पास आधे घंटे की क्लास होती है 35-40 मिनट के आसपास, उसमें मुझे कोड खींचना है इसलिए, ठीक है। चलिए एक मैं कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करिए आपके पास क्या ये क्वेश्चन है कि ये एक ब्लॉक है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसके पास ये दूसरा ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान m2 है, m1 पर एक फोर्स F लगा दिया है, ये क्या है, जो भी सरफेस हो सकता है, ठीक है। अभी फ्रिक्शन नहीं है, ये सब सारे डायग्राम कब बना रहे हैं, फ्रिक्शन ले, ये लिख लेना, ये सारे के सारे फ्री बॉडी डायग्राम कब है, जब फ्रिक्शन नहीं हो उस केस में, ठीक है। चलिए अब ये एक फोर्स लगा दिया है, और फोर्स लगाने के बाद इसमें एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, a हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। f आपको गिवन है, m1 m2 आपको गिवन है, तो उस केस में तो इसका मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ, ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ तो पहले मैं किसका बनाऊंगा, एक m1 का बनाऊंगा, ठीक है। ये लीजिए m1 पे नीचे की ओर क्या लगेगा, m1 g फोर्स, ऊपर की ओर क्या लगेगा, n फोर्स, यानी कि नॉर्मल फोर्स जो अर्थ सरफेस की या इस सरफेस के कांटेक्ट की वजह से है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट, इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर F फोर्स लग रहा है। अब मैंने क्या कहा, जहां पे संपर्क सतह है वहां क्या कर दो, एक इस तरह से नॉर्मल फोर्स बना दो, N1 अब एरो किधर आ रहा है, M2 द्वारा मुझे क्या निकालना है, M1 पर कितना फोर्स लग रहा है ना, ये कौन सा केस है हमारे पास, M1 वाला है ना। तो आपको क्या देखना है, M1 पर कौन सा फोर्स लग रहा है, इनमें से कौन सा लग रहा है M1 पर, जो एरो इसकी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा लगा, ये वाला लगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो किस तरफ जा रहा है, वो जा रहा है इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है। किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, इधर जा रहा है पूरा का पूरा सिस्टम, और कितने एक्सेलरेशन जा रहा है, ए एक्सेलरेशन जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये तो एक दूसरे से सेटिस्फाई हो गए, तो सीधा सीधा क्या हो गया, यहाँ से अगर इक्वेशन बनाऊंगा तो अगर मैं इसका आंसर करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, n जो है वो किसके बराबर हुआ, m1g के हुआ, ठीक है। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, ये तब आपके अकाउंट में आएगा जब ये क्या होगा, थीटा एंगल पे होगा। अभी मैं आपको सब बता दूंगा आगे चल के, ठीक है। आप तो बस ये इक्वेशन बनाना सीखो, ठीक है। चलिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे क्या पता है कि कुल मिला के पूरा का पूरा ये ब्लॉक है, इसको भूल जाओ। अब ये ब्लॉक क्या कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब कब जा सकता है, जब ये वाला बल बड़ा होगा, ये वाला क्या होगा, छोटा। ये है, ये क्या कर रहा है, N1 इधर धक्का दे रहा है, सपोज करो इसे, है ना, N1 है उधर, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, F है जो इसको इधर धक्का दे रहा है, कुल मिला के क्या हो रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो गति हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, उस डायरेक्शन में हो रही है। तो इसका मगर मुझे, और किस डायरेक्शन से हो रही है, ए से हो रही है। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी कि M1A बराबर क्या बनेगी, M1A बराबर, अगला क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए M1A बराबर, अब कौन सा फोर्स पहले आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये फोर्स बड़ा है, तो इसका मतलब जो बड़ा होगा उसको पहले लिख दीजिए माइनस छोटे वाले को, या फिर जिस डायरेक्शन में जो जा रहा है उस डायरेक्शन वाला पहले लिखिए और बाकी बाद में। तो कुल मिला के इक्वेशन क्या बनी हमारी, ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन नंबर, ये दे दीजिए 1, ये दे दीजिए 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या होगा, इसके लिए मुझे डायग्राम बनाना है, इधर बना देता हूँ ना डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो इसको M2 के लिए बनाते हैं, ठीक है। M2 के लिए सेम, M2G तो इधर, और N, अब N इसका नाम ले लिया है तो इसको क्या कह देते हैं, N डेज कह देते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई। अब बनानी है किसमें, एक्स एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में हो गई, हाँ मतलब वर्टिकल हो गई। अब हमें हॉरिजॉन्टल बनानी, तो हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा है, इस पर कोई फोर्स दिख रहा है क्या आपको, सिर्फ और सिर्फ कौन सा दिख रहा है, N1 दिख रहा है, किस तरफ है,
ये इस तरफ N1 फोर्स है, ठीक है। और कोई फोर्स दिख रहा है क्या आपको इस पर? कोई फोर्स नहीं दिख रहा है ना। आप ये मत करना ये फोर्स इस पे लग रहा है, नहीं, ये M1 पे लग रहा है, फिर M1 इसकी वजह से M1 इस पे लगा रहा है, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया। और कोई फोर्स है क्या? नहीं है। तो कुल मिला के गति किस तरफ हो रही है? तो नेट जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, नेट एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? इसमें भी ये हो रहा है, क्योंकि इसमें दोनों साथ में ही मोशन कर रहे हैं। तो कुल मिला के इक्वेशन इसकी क्या बन जाएगी, सेकंड वाली, वो बन जाएगी कि एक तो ये बन गई कि एन डैश बराबर किसके हो गया, M2G के। ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया, वर्टिकल में। इसका हमारे अभी कोई काम नहीं, क्योंकि हम किस में चल रहे हैं, हॉरिजेंटल में। तो हॉरिजेंटल में आ जाइए। हॉरिजेंटल में क्या हो रहा है, हॉरिजेंटल में कुल मिला के फोर्स कितना है, कुल मिला के फोर्स है नेट M2A, ठीक है। कितना हुआ, M2A। दूसरा, अब इस पे उस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, N1। इधर कोई फोर्स है क्या, नहीं है। तो इक्वेशन सॉल्व हो गई, ठीक है। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये, इसको वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। तो क्या हो गया, M1A बराबर F माइनस M2A, ठीक है। तो A बराबर क्या लिख दूँ मैं, इधर से इसको इधर लाऊंगा प्लस हो जाएगा, फिर नीचे ले जाएंगे तो F अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, तो N1 की वैल्यू ये आ गई और एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब सपोज करो एक और होता है यहाँ ब्लॉक, मतलब अभी इसी में सोल्व कर लेते हैं। एक ब्लॉक क्या होता, यहाँ पे एक और ब्लॉक होता, इसका द्रव्यमान कितना है, M3 है। अब पूछा अब निकाल के बताओ, तो क्या हो जाता है यहाँ से, फिर क्योंकि ये दोनों कॉन्टेक्ट में है तो एक फोर्स और लगता है यहाँ पे। अब यहाँ इसको क्या मान लिया अपन ने, N1 माना था ना, तो यहाँ क्या मान लीजिए, N2 मान लीजिए, ठीक है। जैसे ही N2 मानोगे तो क्या हो गया, इसमें कोई चेंजेस होगा क्या, देखो कोई चेंजेस होगा क्या, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है N1, सोल्व, कोई फोर्स नहीं लग रहा। उसके आने से दिक्कत क्या हुई, M1। यहाँ क्या हो गया, एक फोर्स जो है वो N2 इधर लग गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए M3 की इक्वेशन बनाऊंगा तो उसमें क्या होगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक बल लग रहा है, कौन सा, N2 लग रहा है, ठीक है। कुल मिला के ये किधर गति कर रहा है, अच्छा mg वाला ले लेंगे एक नीचे, उसका वैसे कोई यूज नहीं है, फिर भी आप क्योंकि ले लीजिए, n डबल डैश कह दीजिए इसको, ठीक है। ये भी क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ब्लॉक किधर जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के इक्वेशन सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, इस इक्वेशन में चेंजेस होगा। अब क्या चेंजेस होगा इस इक्वेशन में, तो देखिए आप, है ना, एक ही चीज से दोनों चीजें चल रहे हैं, अभी अपन एक एक करके सब सोल्व कर लेंगे। क्या चेंजेस हो रहा है, अब N1 जो है कहा गया, ये रहा N1 जो है वो उसको उधर ले जा रहा है, N2 इसको इधर ला रहा है। तो कुल मिला के एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, अभी भी इसी डायरेक्शन में मान रहे हैं अपन, है ना, ठीक है। तो कुल मिला के इक्वेशन क्या होगी, N1 माइनस N2, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 1 2 3 और 4 दे दीजिए। अब मुझे क्या करना है, उसको सोल्व करना है ना। इसके लिए इक्वेशन बनाता हूँ, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या कहूंगा यहाँ से, इसके लिए मैं ये कहूंगा इक्वेशन में कि देखो यहाँ से कि कुल मिला के कितना फोर्स है, M3A, ठीक है। नेट फोर्स कितना है, A एक्सेलरेशन से जा रहा है तो M3A। अब वो किसके इक्विवेलेंस आएगा, तो यहाँ से देखिए किसके, N2 के इक्विवेलेंस। अब N2 की वैल्यू आप क्या करिए, यहाँ रख दीजिए। जैसे ही N2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो N1 माइनस M3A, तो N1 कितना आ गया, N1 आ गया मेरे पास M1 प्लस M2A। अब N1 की वैल्यू क्या करिए, इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो कुल मिला के M1A बराबर F माइनस M1 प्लस M2A, ठीक है। पूरे को इस तरफ ले जाइए, A कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, F अपॉन M1, क्या कर दिया, कुछ गलती हो गई क्या, हाँ सॉरी, ये M2 है ना, ठीक है M2, क्योंकि M2 और M3 ना, M2 M3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा पूरा, M1 प्लस M2, है ना, ये M3 है ना, M1 प्लस M2 प्लस M3, कुल मिला के इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, अगर एक और ब्लॉक बढ़ा दे तो एक और आप क्या ले लेना, N3 ले लेना, एक और ब्लॉक बढ़ा दे तो और, जितना कॉम्प्लिकेटेड करे उतना ही आप क्या करो, इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। और हमेशा क्या करो, जो सबसे लास्ट वाली चीज है उधर से हमेशा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि आपके पास N1 N2 के मान नहीं है, वो कहाँ से निकलेंगे, सबसे लास्ट वाली इक्वेशन में, जिसमें एक इक्वेशन में आपको एक कोऑर्डिनेट निकालना होगा, ठीक है। वो सोल्व करते रहो, उसको आगे बढ़ाते रहो, बढ़ाते बढ़ाते फिर आप क्या पहुंच जाओगे, पहले इक्वेशन पे ही पहुंच जाओगे, ठीक है। कोई समस्या है क्या इसमें, नहीं होनी चाहिए। जब भी क्या है कॉन्टेक्ट, जब भी कॉन्टेक्ट हो रहा है उसके लंबवत क्या कर दो, एक फोर्स लगा दो, ठीक है। यहाँ पे जब भी इस तरह से कांटेक्ट हो रहा है तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से क्या होगा, एक फोर्स इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, जिस तरफ एरो का साइन है, जिस तरफ एरो का साइन है जैसे ये, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ वाला जो है वो बल लगा रहा है इस वाले पे, बस ये दिमाग में रखना, ठीक है। जिधर एरो है ना
उधर बल लग रहा है, बस ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो पीछे वाला जो होगा वो बल लगाएगा, आगे वाला जिस पे बल लगेगा, बस ये दिमाग में रखना, फिर आपके सारे क्वेश्चन जो है ये आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक दो प्रॉब्लम और ले लेते हैं, कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है इसके ऊपर बात करते हैं। यस, क्वेश्चन हो गया है N1 N2। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2 ब्लॉक ऑफ मासेस, ये क्वेश्चन है। चलो 3 ब्लॉक का ले लेता हूँ ताकि थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं अपन क्वेश्चन को। 3 ब्लॉक का ले लेते हैं। लिखा है 3 ब्लॉक ऑफ मासेस M1 M2, ये नहीं कैसा क्वेश्चन है। 3 ब्लॉक ऑफ मासेस M1 इक्वल टू 1 kg, M2 इक्वल टू 1.5 kg एंड M3 इक्वल टू 2 kg, है ना। तो 3 ब्लॉक बनाते हैं पहले। तो ये पहला ब्लॉक हो गया, ये दूसरा ब्लॉक हो गया और ये तीसरा ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये कितने का है? 1 kg का है, ये 1.5 kg का है और ये जो है वो 2 kg का है, ठीक है। ये 3 ब्लॉक हो गए। अब उसके बाद में क्या कहा गया है? उसके बाद में ये कहा है कि आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर ऑन ए फ्रिक्शन लेस सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए ना, फ्रिक्शन वाला आगे करेंगे अपन। सरफेस एज शो इन फिगर, फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ नीडेड टू पुश द ब्लॉक, ठीक है, एज ए सिंगल यूनिट विद एक्सेलरेशन ऑफ 4। अब ये कहा गया है कि एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कितना फोर्स लगाएं इस एक्सेलरेशन को प्राप्त करने के लिए, इस पे कितना फोर्स जो है इधर से लगाना है। पहली बात तो ये कहा गया है, ठीक है। दूसरा क्या कहा गया है? दूसरा ये कहा गया है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक। अब हर प्रत्येक फोर्स जो है उस पर रिजल्टेंट कितना लग रहा है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए तीसरा क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। अब जो बिटवीन द ब्लॉक जो मैग्नीट्यूड उसका जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालना, किसका? कॉन्टैक्ट फोर्स का, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो आ जाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आप ये देखो कि देखो जब अपन इस हॉरिजॉन्टल वाले इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं तो वर्टिकल वाले की हमें जरूरत नहीं है, हालांकि मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि आगे वाले में उसको यूज करेंगे, है ना। तो वर्टिकल वालों को छोड़ देते हैं अभी अपन इक्वेशन से। अब मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? जहां कॉन्टेक्ट हो रहा है वहां क्या करो? ऐसे एरो का चिन्ह लगाओ। चलो अलग इससे लगा देते हैं पेन से, ठीक है। जहां भी कॉन्टेक्ट हो रहा है वहां क्या करो? ऐसे एरो का चिन्ह लगा दो। लगा दिया, इसको नाम दे दिया क्योंकि n 2 है तो एक को n1 दे दिया और एक को n2 दे दिया, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। तो पहले सोल्व करते हैं किसके लिए? पहले ब्लॉक के लिए, ठीक है। पहले ब्लॉक में क्या हो रहा है? एक फोर्स तो इधर लग रहा है, ठीक है। दूसरा फोर्स देखो एरो का चिन्ह किधर आ रहा है? इस तरफ आ रहा है, तो इस पे लगाना ना। तो इस पे कौन सा बल लग रहा है? ये वाला बल लग रहा है। ये कौन सा है? N1 है। ये कौन सा है? F है, सॉरी, ठीक है। अब कितने किलो का है? 1 kg का है, ठीक है। M1 इक्वल टू कितना है? 1 kg है। पहले M1 मान के इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसकी अगर इक्वेशन बनाना चाहूंगा तो टोटल फोर्स कितना है? टोटल फोर्स कितना है? Ma, है ना। टोटल फोर्स कितना होगा? M1 है। हमेशा ध्यान रखिए ये जो दिख रहा है ये टोटल फोर्स नहीं है, ये तो हम फोर्स लगा रहे हैं और लगाने से इस पर इफेक्ट क्या हुआ वो हमारा क्या होगा? टोटल फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन A से जा रहा है इतना बल लगाने के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें टोटल फोर्स रिजल्टेंट क्या होगा? इसका द्रव्यमान यानी कि इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, है ना। तो M1A इक्वल टू कौन सा फोर्स होगा? F माइनस N1। फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब आते हैं दूसरे ब्लॉक पे, ठीक है। बात करते हैं दूसरे की। दूसरा कितना है? M2 द्रव्यमान का यानी कि 1.5 किलोग्राम का। इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? तो एक तो लग रहा है इधर जहां एरो आ रहा है, तो ये लग गया। ये कितना है? N1। एक इधर लग रहा है इस तरफ, ये कितना है? N2, ठीक है। तो कुल मिला के इसकी इक्वेशन बनाना चाहूंगा तो क्या होगा? रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट हमेशा यही होगा, ठीक है। अब आगे देखिए इस तरफ, क्योंकि किस तरफ जा रहा है? पूरा ब्लॉक, पूरा का पूरा सिस्टम उधर जा रहा है, तो इसका मतलब ये बड़ा फोर्स है N1 और ये छोटा है N2, तो N1 माइनस N2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। तीसरे ब्लॉक पे आ जाइए। तीसरे ब्लॉक में M3 इक्वल टू कितना है? 2 kg। कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ, आगे कोई नहीं है ना कॉन्टेक्ट, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा लग रहा है? N2 लग रहा है। N2 लगने का मतलब क्या हुआ? एरो इस पे आना चाहिए ब्लॉक पे, ये एरो ब्लॉक पे आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा होगा?
N2, ठीक है। तो कुल मिला के किधर जा रहा है, पूरा उस तरफ जा रहा है, इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगी, M3A इक्वल टू N2, ठीक है। आगे N2 का मान, N2 का मान एक इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, M2A बराबर N1 माइनस N2 है अपने पास M3A, तो कितना हुआ, वो सिंपल है M2 प्लस M3A हुआ। इस इक्वेशन को किस में रखिए, इस वाली में, तो कुल मिला के M1A इक्वल टू कितना हो गया, F माइनस, ठीक है, F माइनस M2 प्लस M3A। इसको इस तरफ ले जाइए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसको इतना एक्सेलरेशन देने के लिए फोर्स निकालना मुझे, ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, यानी रिजल्टेंट तो दिया है कि 4 मीटर पर सेकंड से आपको इसको खसकाना है उधर, और तो फोर्स कितना लगाऊं वो हमें पूछा है ना, तो इसका मतलब F पूछा है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए, रख दीजिए। M1 प्लस M2 प्लस M3 कितना होगा, तो 2 प्लस 1.5 प्लस 1 कितना हो गया, 2.5 और 2 4.5 है ना, तो 4.5 इंटू वो कितना है 4, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ 18 न्यूटन, ये किसका हुआ, फर्स्ट का आंसर। अब क्या पूछा है, अब ये पूछा है इन पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा बताओ जगह, यही है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, अब प्रत्येक बल जो प्रत्येक ये ब्लॉक इस पे रिजल्टेंट कितना होगा। अब आप एक दिमाग में रखें, या तो आप क्या करें, इस इक्वेशन को सोल्व करें, N1 माइनस N2 करके निकालें, या आपको सिंपली पता है कि रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि ये अगर ए एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रहा है, इसका द्रव्यमान कितना है ये है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ही पहले के लिए निकालेंगे तो M1A कर दीजिए, जैसे M1A करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 न्यूटन, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा, मान लीजिए उसको F1 कह देता हूँ मैं, F1 कितना होगा M1A कितना होगा 1 इंटू 4 यानी कि 4 न्यूटन। दूसरा क्या हो जाएगा M2A, ए हमें दिया ना इसलिए, तो उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा हो जाएगा, कितना होगा 1.5 इंटू 4 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 और 3 6, यानी कि ये हो गया 6 न्यूटन। इसी तरह से ये निकालना है तो कितना हो जाएगा M3 कितना है 2 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। सबको जोड़ लीजिए, टोटल मिला के फोर्स आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा देखो 18 न्यूटन होना चाहिए ना, जोड़ो 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 और 4 18, बस हो गया 18 न्यूटन। टोटल कितना आना चाहिए 18 न्यूटन आना चाहिए, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। अब आपको निकालना N1 N2 का मान, ठीक है। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि N1 N2 का मान कितना होगा, ठीक है। तो N2 का मान कहाँ से निकल सकता है, इससे निकल सकता है, इस इक्वेशन से, है ना। इक्वेशन नंबर अगर 3 की बात करें तो यहाँ से N2 निकल जाएगा, और N2 कितना है, N2 है M3A, तो M3A कितना निकाला था अभी आपने 8 न्यूटन। सिमिलरली N1 निकालिए, तो N1 कितना है, N1 कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, इस वाली में आ रहा है, इस वाली में आ रहा था। इस वाली की इक्वेशन क्या है, इसमें से दोनों से निकाल सकते हैं, तो इससे देख लो, क्योंकि N2 हमने जस्ट निकाला है, ये क्या होगा N1 इक्वल टू इन दोनों का सम, है ना। तो N1 इक्वल टू क्या आ रहा है M2 प्लस M3A आ रहा है ना। यहाँ से N1 बराबर क्या आ रहा है M2 प्लस M3A, ठीक है। या इससे निकाल लो, तो उधर ले जाओ तो M2A प्लस M2 का, तो दोनों एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 और 3 का मास कितना है, 2 और 1 3, 3.5 है ना, 3.5 इंटू 4 कर लीजिए, ठीक है। 4 3 12, 12 और 2 14, तो कितना हो गया 14 न्यूटन हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, सारी की सारी कैलकुलेशन आप एक बार देख लीजिए, बड़ी सिंपल सी है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो कंफ्यूजन है वो यह कंफ्यूजन जो है वो दूर कर लीजिए कि जब कांटेक्ट फोर्स हम लगाते हैं तो जहां कांटेक्ट फोर्स, 2 तीर के निशान बनाओ एक दूसरे के अपोजिट, जो तीर का निशान जिस ब्लॉक को टच कर रहा है उस पर वो फोर्स लग रहा है, बस इतना सा आप ध्यान रखो, ठीक है। ये अगर कंसेप्ट आ जाएगा तो फिर आप आराम से ये सारी चीजें कर जाओगे। दूसरा, रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो हमेशा क्या लेना है, एम ए लेना है। अगर मान लीजिए ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो जिस तरफ मूव कर रहा है उस तरफ अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बनाते टाइम रिजल्टेंट जो लेना है वो क्या लेना है, एम ए लेना है, बस ये चीज आप दिमाग में रखिए, ठीक है। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन तो हो गया। इसमें बाकी कोई वैसे बहुत सारी चीजें मिल सकती है, लेकिन अपने को उसको जाना नहीं, क्योंकि मुझे और भी सिस्टम लेना है। ये तो कौन सा है, सिर्फ ब्लॉक वाला सिस्टम। अब अगर मान लीजिए कॉन्टेक्ट जो है वो रस्सी से हो रहा है, किससे हो रहा है, रस्सी से बंधे हुए उसको खींच रहे हैं, उस केस में क्या होगा, ठीक है। रस्सी के केस में थोड़ा सा अलग एक डायग्राम बन जाएगा ना। चलिए, क्या डायग्राम बनेगा कि अगर सपोज करिए 2 ब्लॉक है ना, 2 ब्लॉक हैं इस तरह से, ये M1 है
और ये M2 है, ठीक है। ये किसी सरफेस पे पड़े हैं जो फ्रिक्शन लेस है। अब आप क्या करते हो, इस पे फोर्स लगा के इसको खींचते हो, ठीक है। ये बीच में क्या है, रस्सी। अच्छा, रस्सी के केस में स्ट्रिंग जो है, इसके केस में एक चीज ध्यान रखना, ये क्या है, मास लेस है। अगर मास होगा तो अलग इक्वेशन बनेगी, और मास लेस है तो अलग इक्वेशन बनेगी। ये क्या है, मास लेस स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये क्या है, जो है कि इसको खींचने पे इसकी लेंथ में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरह की हमने क्या लिए, एक स्ट्रिंग यानी कि डोरी ली है, रस्सी ली है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टेंशन होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर डोरी मास लेस है, दिमाग में क्या रखना है, अगर डोरी मास लेस है, लिख लेना। दूसरा, अगर वो खींचने पे उसकी लेंथ में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, अनएक्सटेंसेबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अविस्तारणीय है। मतलब अविस्तारणीय, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी की पूरी डोरी में तनाव बल, यानी कि जो टेंशन रहेगा, वो टेंशन क्या रहेगा, जो टेंशन फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल रहेगा पूरी की पूरी डोरी में, ठीक है। और वो कैसे रहेगा, तो वो हमेशा सेंटर पॉइंट की तरफ, इधर से भी और इधर से भी किधर रहेगा, सेंटर पॉइंट की तरफ। इस तरह से आप मान लीजिए, तो ये टी होगा, ये टी होगा, बस ये दिमाग में रखना है। जब भी डोरी वाला केस आए तो सेंटर पॉइंट जहां है डोरी का, उस तरफ की तरफ आप क्या कर दो, एक एरो का निशान बना दो, टी लिख दो। इसका मतलब वो टेंशन क्या होगा, उसमें इक्वल रहेगा, ठीक है। आगे समझ में। अब ऐसी इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, इधर आपने फोर्स लगाया, तो सपोज करिए कि पूरा का पूरा जो ब्लॉक ये सिस्टम है वो किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से। तो इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी, सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी कि, अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं इसका, चलिए बना देते हैं। तो ये हमने लिया M1, इस पे टेंशन फोर्स किधर लग रहा है, देखो अब इस तरफ लग रहा है। पहले क्या हो रहा था, पहले वाले केस में नॉर्मल था इधर, अब इसके अपोजिट जा रहा है, दिमाग में चीज रखना। और ये क्या है, एक फोर्स लग रहा है, कुल मिला के ब्लॉक क्या कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या बन जाएगी, M1A इक्वल टू F माइनस टी। कोई प्रॉब्लम है क्या, इधर जा रहा है तो F माइनस टी, उधर जा रहा हो तो T माइनस F, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट M2 के लिए बनाओगे तो क्या हो रहा है, M2 के लिए सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन फोर्स आ रहा है, उधर कोई फोर्स नहीं है, और कुल मिला के किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। ये मैं क्यों लिखता हूँ इधर जा रहा है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है कि आप जब इसको खींच रहे हैं ना, तो पूरा का पूरा जो है ये ब्लॉक रस्सी के साथ इसको खींचते हुए इधर से जा रहा है। तो इसमें त्वरण कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, ए है ना। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये क्या बन जाएगा, M2A, और ये बनेगा सिर्फ और सिर्फ टी के इक्वल, टी को इसमें रख दीजिए। तो M1A इक्वल टू क्या बन गया, F माइनस M2A। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। पहले ये इक्वेशन सोल्व करो, फिर ये वाला इक्वेशन सोल्व करो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। रस्सी वाले केस में क्या करना है, रस्सी के सेंटर में, ठीक है, रस्सी के सेंटर में क्या करो आप, सेंटर की तरफ, सेंटर में नहीं, सेंटर की तरफ, दोनों तरफ से क्या कर दो, एरो का चिन्ह लगाओ और टी लिख दो। वही आपको क्या होगा, तनाव बल, जब रस्सी मास लेस और क्या हो, लंबाई में चेंज नहीं हो, यानी कि अविस्तारणीय हो, इनएक्सटेंसेबल अगर हो तो, ठीक है। चलिए आगे समझ में, कंसेप्ट बना लेना डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किधर बनाना है ये लिख लेना आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लेना कि डोरी के सेंटर पॉइंट की तरफ दोनों तरफ से एरो बनाने हैं, जब मास लेस और क्या हो, इनएक्सटेंसेबल यानी कि अविस्तारणीय डोरी हो, ठीक है। चलिए फटाफट लिख लीजिए, बराबर ये सब करिए, मैं तब तक देखता हूँ और कोई क्वेश्चन अगर मिल जाता है उसको करें अपन। अच्छा, इसके साथ साथ एक और डायग्राम बना सकते हैं कि डोरी के साथ साथ सपोज कर लो ये रोड होती तो भी यही क्वेश्चन होता है ना। कई बार आपको क्या देंगे, रोड दे देंगे। रोड का मतलब हो गया कि मान लीजिए ये कह देंगे कि मास लेस कोई रोड है, रोड, तो रोड और डोरी को दोनों इक्वली मान के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके लिए भी सेम टेंशन बनाएंगे ना, चाहे डोरी हो और चाहे रोड हो। रोड का मतलब चाहे छड़ हो, है ना, छड़ हो चाहे रोड हो, डोरी या स्ट्रिंग हो, दोनों सबके लिए क्या बनेगा, ये एक ही डायग्राम बनेगा, ये आप लिख लेना, ठीक है। दूसरा क्या है कि अब गिरनी वाला आ सकता है। नॉर्मली आपको अगर डोरी का एग्जाम वो क्वेश्चन देते हैं तो वो गिरनी के ऊपर से, यानी कि कोई एक पुल्ली होगी, उस पुल्ली के ऊपर से वो क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं पुल्ली वाला केस बना देता हूँ एक, कि अगर ये इस तरह का केस बने तो क्या होगा। अगला क्या है कि सपोज करिए आपके पास ये कोई सरफेस हो गई हॉरिजॉन्टल, यहाँ से एक पुल्ली बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ एक कोई मास है M1, यहाँ से एक डोरी जाके इस तरह से नीचे जाती है, और यहाँ हमने क्या कर दिया, कोई मास लगा दिया है M2, ठीक है, लगा दिया। अब ये मास क्या हो रहा है, लटका हुआ है इस डोरी के समान, ठीक है।
कुल मिला के सपोज करिए, अभी बात बाद में करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको कैसे बनाना है इसकी बात हम करते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं तो एक चीज आपको यहाँ दिमाग में रखनी है, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा है, डोरी जो है वो एक समान डोरी है, इन एक्सटेंसेबल डोरी है, अविस्थानीय डोरी है, उसके बाद मासलेस डोरी है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सेंटर पॉइंट इस तरफ होगा, तो आप इधर से बनाएंगे तो इस तरफ चले जाएंगे, इधर से बनाएंगे तो इस तरफ चले जाएंगे, और डोरी में टेंशन क्या होगा, पूरी में पूरी इक्वल होगा। अगर यही डोरी कह देते हैं कि ये डोरी अलग है और ये डोरी अलग है, उसके बाद निकालो तो इसमें फिर T1 मानते हैं, इसमें T2 मानते, दोनों अगर आपस में जुड़ी हुई होती तो, लेकिन क्योंकि जुड़ी हुई नहीं है, सिंगल एक डोरी है, ठीक है पूरी, उसकी बात हम इस तरह से मतलब अलग होने का मतलब क्या है कि एक मान लीजिए तार है और ये क्या है, डोरी है। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देंगे नॉर्मली, ठीक है, वो सिर्फ समझाने के लिए। अभी आप इस पर फोकस करो, अगर ऐसा कुछ आगे आएगा तो अपन देख लेंगे, है ना। तो कुल मिला के अभी क्या है हमारे पास ये केस है। तो नॉर्मली अगर मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा सिस्टम सपोज करो इस तरफ आ रहा है, किस एक्सेलरेशन से आ रहा है, ए एक्सेलरेशन से आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये इधर ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये भी ए एक्सेलरेशन से इधर जाएगा, तभी तो आ सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इधर वाला तो ज्यादा स्पीड से है, इधर वाला कम स्पीड से है, दोनों की स्पीड क्या रहेगी, इक्वल सी रहेगी, एक्सेलरेशन दोनों में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर ये इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर हो रहा है तो इसकी भी 10 किलोमीटर पर हो रहेगी, ठीक है। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मान लीजिए फोर्स लग रहा है, इसकी 20 होगी तो इसकी भी क्या होगी, 20 होगी, तभी तो हो सकता है। तभी तुमने क्या किया, ये कि विस्तार नहीं हो सकता इस डोरी के अंदर, ठीक है, तो इसके बराबर लेके आएगा। आगे समझ में ये चीज। तो टी हमने निकालना बता दिया मैंने आपको। अब देखिए आप, अब इस वाले केस में है, तो इस वाले केस में हो क्या रहा है, इस वाले केस में क्योंकि mg लग रहा है नीचे की ओर, mg अकाउंट में आ गया अब, ठीक है। क्योंकि जब भी अपन बात करेंगे ऐसे जो वर्टिकली अगर कोई लटका हुआ पिंड है तो इसका मतलब वो क्या है, नीचे। अब इसमें भी हालांकि mg है, लेकिन वो mg किससे सेटिस्फाई हो रहा है, m1g, ये m2g, वो किससे हो रहा है, इस नॉर्मल फोर्स से हो रहा है। और उसका हमारे पास क्योंकि हॉरिजॉन्टल, इधर हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है इसलिए इसका कोई काम नहीं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वर्टिकली मोशन हो रहा है, तो वर्टिकली में तो mg अकाउंट में आएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। चलिए, तो कुल मिला के पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, तो किसका बना देते हैं, m1 वाले का बना देते हैं। तो m1 पे क्या हो रहा है, t तो इधर लग रहा है, इसके अलावा कोई फोर्स है क्या, नहीं, बाकी रिजल्टेंट क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिमिलरली रिजल्टेंट इक्वल टू 0, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और कोई इधर है ही नहीं फोर्स, छोड़ दीजिए, इसकी तो बात करनी नहीं, क्योंकि देखिए 90 डिग्री एंगल पे जो भी फोर्स होगा उसको तो वैसे ही उसमें अकाउंट में लेना ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस में लो, वाई का वाई में लो, यही पढ़ा हमने क्योंकि सदिश के अंदर, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके अंदर, इस वाली डायरेक्शन में क्या होगा। तो जैसे इस पे जाते हैं, इस वाले डायरेक्शन में क्या, m2 पे, तो m2 पे क्या हो रहा है, t तो लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, mg किधर लग रहा है, m2g किधर लग रहा है, नीचे की ओर, और कुल मिला के किधर जा रहा है, नीचे। तो कुल मिला के फोर्स क्या हो गया हमारे पास, m2a, ये किसके बराबर होगा, ये होगा m2g माइनस टी के, ठीक है, किसके इक्वल होगा, g माइनस टी के इक्वल होगा, ठीक है। g माइनस टी के इक्वल होगा, तो यहाँ से t हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें रख दीजिए इक्वेशन में। तो m2a बराबर क्या हो जाएगा, m2g माइनस m1a, इसको इधर लेके आ जाइए, तो m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप दो स्टेप खा जाता हूँ बीच में, और ये डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्योंकि इतना तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के एक्सेलरेशन कितना होगा, m2g अपॉन m1 प्लस m2 होगा, इसमें एक्सेलरेशन अगर ये नीचे की तरफ आता है तो, ठीक है। अब इसी लिख लीजिए पहले एक बार इसको, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए, मैं आगे वाले केस पे चलता हूँ। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि सपोज करो कि ये इधर डोरी जा ही नहीं रही है, डोरी क्या कर रही है, हमने एक और फोर्स लगा दिया इस तरफ, कौन सा फोर्स, F लगा दिया, और अब इसको मैं खींच रहा हूँ, ठीक है। तो डोरी में कोई चेंजेस, तनाव के अंदर कोई डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आएगा। अब क्या होगा, क्योंकि आप इधर खींच रहे हो, खींच के और आपने क्या किया, इसको ऊपर लाने की कोशिश करी, और उसमें त्वरण कितना हुआ, एक्सेलरेशन a हो गया। तो इसका मतलब अब ये किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, किस फोर्स की वजह से, इसको खींच के आप लेके आ रहे हो। अब इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, चलिए क्या बनेगी इसकी इक्वेशन, अब मैं देखूं तो इसकी सिंपली इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि अब टोटल मिला के क्या हो रहा है, इस तरफ आ रहा है, ये त्वरण हो गया। अब आप देखिए इधर एक तनाव बल था, इधर एक फोर्स F आ जाएगा, इधर आइए, इसमें कोई चेंजेस होगा क्या, बताइए, कोई चेंजेस नहीं होगा, फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है। चेंजेस क्या है, जो डायरेक्शन थी एक्सेलरेशन की, रिजल्टेंट फोर्स की, वो बदल गई है अब अपने पास, ठीक है। तो पहले m1 के लिए लिखिए, इक्वेशन क्या बन जाएगी, m1a, ये हमेशा इस तरफ m1 ही रहेगा, क्योंकि रिजल्टेंट क्या होता है, जो एक्सेलरेशन आपने उत्पन्न किया टोटल मिला के पूरे सिस्टम पे, दो तीन बल लगा के, लास्ट में क्या मिल रहा है मुझे, ये फोर्स मिल रहा है, इसका मतलब ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि F इधर आ रहे हैं तो F माइनस टी,
ये लीजिए f माइनस टी इक्वेशन नंबर 1। इस पे आ जाइए। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है साहब कि ऊपर की ओर जा रहे हैं तो कितना जा रहे हैं, m2a से जा रहे हैं, ठीक है। अब ऊपर जा रहे हैं तो पहले क्या किया था, क्योंकि नीचे आ रहे थे तो ये बड़ा था, अब ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब कौन सा, तनाव बल बड़ा है, तो क्या करेंगे, t माइनस m2g करेंगे, मतलब जिस तरफ जा रहे हैं उसको पहले लेना है, ठीक है। अब इधर से t निकाल लीजिए, t कितना हो जाएगा, m2 कॉमन लेंगे तो a प्लस g के बराबर हो जाएगा, है ना। इसको ला के करेंगे, ये इक्वेशन में रख दीजिए वैल्यू, तो m1a इक्वल टू क्या हो गया, f माइनस m2 a प्लस g, है ना। अब a की वैल्यू मुझे निकालनी है कि एक्सेलरेशन कितना उत्पन्न होगा, तो इसको इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 a, और ये कितना हो गया, f माइनस m2g, तो कुल मिला के a बराबर कितना हो जाएगा, f माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। हो गया तीसरा केस क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन आपको खूब सारे मिल जाएंगे इसके, आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ समझो कि इक्वेशन कैसे बनानी है। इक्वेशन बनाने को फिर अब आपको क्या होगा, अब ये इक्वेशन बनानी आ गई तो इसमें आपको क्या करेंगे, इस फोर्स का मान दे देंगे, या अभी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इस एक्सेलरेशन का मान दे दिया, आप पूछेंगे तनाव बल कितना होगा, ये जो है, या एक्सेलरेशन देंगे तो पूछेंगे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, ठीक है, या फोर्स देंगे तो पूछेंगे अब एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ये तो सारी इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद आराम से सोल्व कर सकते हो ना। मेनली क्या है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये डायग्राम कैसे बन रहा है, ठीक है, और डायग्राम बनने के बाद फाइनल जो एक्सेलरेशन है वो किस तरफ है वो पता होना चाहिए। तो क्या चेंज कुछ हुआ क्या, अब मान लीजिए इसमें एक बल और लगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, एक मान मैं कह दूं कि टेंशन तो लग ही रहा था पर मैं इधर से भी एक और फोर्स से खींच रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक और बल बढ़ जाएगा, तो इस इक्वेशन में क्या होगा, एक इक्वेशन और बढ़ जाएगा, एक कॉन्स्टेंट है वो और बढ़ जाएगा जो भी फोर्स का होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं है ना, जितने भी लगे लगने दो, आप तो सिर्फ उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, और अल्टीमेटली ये दिमाग में रखो कि डोरी में टेंशन किस तरफ होगा, और जो आप लोग अगर आप क्या करते हो संपर्क में रहते हो तो किस तरफ होगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ तक तो। चलिए, आपका टाइम भी हो गया है, तो आज मैं यही समाप्त करता हूँ, इसके क्वेश्चन आप करिए, और बहुत सिंपल सिंपल लगेंगे, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के साथ कैसे करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व। देन उसके बाद में अगर मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन हो, अब जैसे ये तो क्या था, प्लेन पे नहीं था ना, ये तो सिंपल हॉरिजॉन्टल पे था, अगर मान लीजिए थीटा एंगल पे कोई प्लेन है उस पर अगर कोई मास रखा हुआ तो उसकी इक्वेशंस कैसे बनेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।